उद्घोष एकेडमिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं सीटेट में हुए एग्जाम क्लास 6 to 8 के लिए मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करा रहा हूं और यह जेड सीरीज का पेपर है जिसमें 31 से मैथमेटिक्स शुरू हुआ है। तो पहला प्रश्न ये है, देखिए 30, ये बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। 2a इंटू a और ये B2A और B और A को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। तो देखिए बहुत आसान है। इसमें अगर A के स्थान पे कौन सी संख्या हम रखें तो फिर A से A में मल्टीप्लीकेशन A और यहाँ फिर 2 और B, तो आप देखेंगे विकल्प में जो दिया है, देखिए यह आपका यह तीसरा जो A इक्वल टू 5 रख कर देखिए और इंटू 5, देखिए 5 क्या और 125। अब इसके हिसाब से चेक कर लीजिए अपना आंसर। A इक्वल टू 5, देखिए A यहाँ है, ये यहाँ है और यहाँ देखिए 5 और फिर B के स्थान पे 1। इस प्रकार आंसर हो जाएगा B इक्वल टू 1 और A इक्वल टू 5। अब आइए इस तरीके से इसका तीसरा 31 का तीसरा सही है, तीसरा विकल्प इसका सही है। और इसके बाद वो ब्लैंक कर दी थी। हाँ 32। अब इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है a माइनस बी इक्वल टू 11/5, a माइनस बी इक्वल टू 11/5 और ए बी इक्वल टू, यानी आपका डिफरेंस दिया है और ये प्रोडक्ट दिया है 3/4 और पूछ रहा है सम a प्लस बी। तो डायरेक्ट आपको फार्मूला बताया गया होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस 4ab, ये होता है a प्लस बी का डायरेक्ट फार्मूला, जिसमें a माइनस बी दिया हुआ है आपका 11/5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी 3/4। तो ये कैंसिल, ये 121/25 प्लस 3 और जब 121 जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 196/25। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तब a प्लस बी आएगा और इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये 14/5 वन ऑफ द दोनों होता है। इसमें देखिए पहला रूट पूछा, एक रूट पूछा है तो ये 5 और ये 5 2 जा 10, 2 होल 4/5, तो ये 2 होल 4/5। देखिए ये आंसर, ये 132 का 1 से ये 32 का 1। अब इसके बाद देखिए 33, उसको डिलीट कर सकते हैं। 33 देखिए इसमें x का वैल्यू निकाल कर इसमें रखना है तो ये भी आसानी है। 7x माइनस 1/4 माइनस 1/3 2x माइनस 1 माइनस x/2 और इक्वल टू 10/3। तो ये 7x माइनस 1/4 और 1/3 से जब अंदर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3x और ये माइनस माइनस प्लस और 1 माइनस x/3 2 जा 6 और इक्वल टू 10/3। अब इसका एलसीएम आप ले सकते हैं 12 और इसके बाद 4 3 जा 12 और 3 7 जा 21 x माइनस 3 माइनस 3 4 जा 4 2 जा 8x प्लस 6 2 जा 2 माइनस 2x इक्वल टू 10/3। अब यहाँ देखिए जो आपका लाइफ टर्म है उसको 8 करिए, 8 और 2 ये हो गया 10 और 10 माने 11x माइनस और ये कितना हो गया आपका 2 माइनस 1, आइए 12 इक्वल टू 10/3, 3 4 जा 12 और 4 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 11x माइनस 1 इक्वल टू 10 4 जा 40। तो 11 ये x इक्वल टू आ जाएगा 11x इक्वल टू 41, तो x इक्वल टू 41/11। अब इसी की वैल्यू रख देंगे, देखिए 11x प्लस 11 का मल्टीपल दिया भी है, आराम से कट जाएगा। देखिए 2 इसी का वैल्यू निकालना है, 11 इंटू 41
31/11 प्लस 21 और ये देखिए कट गया और ये कितना नीचे दिया है 2, ये 2 है तो 2 और ये जब 8 करेंगे तो 112 और 4 ये 6 2/2 31 इसमें आंसर आपका सही होगा। ये 31 इसका आंसर सही होगा। देखिए अब इसमें कैलकुलेशन में देख लीजिएगा क्योंकि सब 31 32 बहुत निकट की संख्याएं दी गई है लेकिन इस हिसाब से 31 सही हो रहा है। अब इसके बाद आपका 34 ये है देखिए इसका फैक्टर पूछा है तो इसको देखिए तो ये फैक्टर देखिए ये बहुत मतलब थोड़ा सा ये दे दिया है टिपिकल 2x माइनस 4y और इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस तरीके से इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो अंदर की संख्या जो है 4x² माइनस 16xy और माइनस 16y 16 अच्छा ये 16xy प्लस 16y² चलो पहले लिख दिए कोई दिक्कत नहीं 16y² इस तरीके से इसमें दिया है और माइनस 6 तो आप देखेंगे 2x माइनस 4y का ये स्क्वायर है। ये पहले सबसे पहले इसी को ये देखना है कि ये 2x माइनस 4y का स्क्वायर तो जो ही 2x माइनस 4y का आप मानेंगे t तो ये हो जाएगा इस फॉर्म में 5t प्लस 6t स्क्वायर क्योंकि यह जो है ये आप देखेंगे 2x माइनस 4y का स्क्वायर a माइनस b के होल स्क्वायर से करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो इस प्रकार 6t स्क्वायर और ये माइनस 6 इक्वल टू कितना है 0 ये कितना इसमें दिया है ये हाँ तो ये 0। अब इसके बाद आराम बिल्कुल देख लीजिए 6t स्क्वायर उसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आप इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको 6 6 36 और 36 का 2 फैक्टर करना है जिसको आपको माइनस करने पर 5 क्योंकि माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा 9 into 4 तो 6t स्क्वायर प्लस 9t माइनस 4t माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या कॉमन है आपका 2t क्या कॉमन है 2t नहीं 3t कॉमन है। अब यहाँ पर देखिए 2t प्लस 3 और यहाँ क्या कॉमन है माइनस 2 यहाँ भी आ जाएगा 2t प्लस 3। अब इसमें देखते जाइए 2t प्लस 3 एक फैक्टर हो गया और 3t माइनस 2 देगा। t के वैल्यू आपने क्या लिया है 2x माइनस 4y से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x माइनस 8y और 2t प्लस 3 है ये तो प्लस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6x और विकल्प में देखते जाइए कौन आ रहा है जिससे आपका समय बचे और 2x ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 और 3 4 12y और माइनस 2 तो ये 2 फैक्टर आए इक्वल टू 0। तो ये देखिए इसमें आपका विकल्प में ये दिया हुआ है 4x माइनस 8y प्लस 3 तो ये विकल्प एक ये पहला विकल्प इसमें सही होगा 4x माइनस 8y प्लस 3 इक्वल टू ये एक फैक्टर होगा दूसरा फैक्टर ये एक ही फैक्टर पूछ रहा है इसमें तो इस तरीके से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसमें दे दिया है। अब इसके बाद आगे जो है देखिए अगला क्वेश्चन है लास्ट प्रॉफिट से क्वेश्चन दिया है। एक दुकानदार एक पंखे को 1500 रुपए में खरीदता है उस पर 2500 रुपया अंकित करता है और वह इस पंखे को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर यानी देखिए 2500 का 20% तो 2500 का 20% का मतलब 1/5 निकालिए 500 रुपया हो गया छूट 500 छूट देना चाहता है लेकिन एक और कंडीशन दिया हुआ है इसमें कि वह इस पंखे को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देगा 20% की छूट के साथ ही नकद भुगतान पर 250 रुपए की छूट देता है यानी आपका 500 की छूट तो दिया ही या 2000 और जब नकद भुगतान कोई करता है तो उसका 250 रुपए का छूट दे देता है। तो ये इस तरीके से आपका 250 इसमें से जब माइनस करेंगे तब आपको 0.5 और इस तरीके से 1750 रुपया तो क्या पूछ रहा है कोई ग्राहक पंखे को नकद भुगतान कितना लाभ हुआ तो 1500 रुपया उसका लास्ट प्राइस था
और सेलिंग प्राइस आपका ये हो गया, लाभ कितना हो रहा है, 250। तो आपका 250 रुपए आपका सेलिंग प्राइस पे लाभ हुआ, यानी ये दूसरा जो है इसमें सही होगा, 35वां का दूसरा इसमें उत्तर सही होगा। अब इसके बाद आपका फिर देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन है 36 में। देखिए ये क्वेश्चन मैं इस साल कराया था ऑनलाइन क्लास में, और इसी तरीके से क्वेश्चन आ गया कि देखिए ये प्रोपोर्शनल में सब हो जाते हैं, एक्स को 8 कर दिया जाता है, तो किसी भी चार संख्याओं के लिए अगर समानुपाती होते हैं तो इसका फार्मूला होता है कि आदि और अंत राशियों का गुणनफल बराबर मध्य राशियों का गुणनफल, यानी AD इक्वल टू B। और इसको विस्तार से मैं बताया था। देखिए वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया है। अब इसमें दे रहा है कि 4, 10, ये 4, 10, 12 और 24 में सब में x जोड़ दिया है, तो x जोड़ दीजिए, ये 4 प्लस x हो जाएगा, ये 10 प्लस x हो जाएगा, ये 12 प्लस x हो जाएगा, और 24 प्लस x। अब इसके बाद इसमें इसको मल्टीप्लाई करिए और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। अब मल्टीप्लिकेशन का भी हम एक आइडेंटिटी बताए थे, आपको आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए x जब इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और दोनों को जोड़ दीजिए, 24 और 4 28x, और 24 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 96, और यह बराबर हो जाएगा मध्य राशियों का गुणनफल। मतलब 10 प्लस एक्स में 12 प्लस एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 10 और 12 जोड़िए 22x, और 12 इंटू 10 120। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया आपका, देखिए ये और आसान हो गया। और 28x में से 22x निकल गया 6x, और 96 को 120 में से घटा दीजिए 24, x इक्वल टू 4। लेकिन यही करना है, x इक्वल टू 4 ही पूछा, ये कुछ और पूछा है। देखिए तो इस बात पर 3x प्लस 1 का मान 3x प्लस 1, ये इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 1, और ये आ जाएगा 30। तो आपको देखिए विकल्प में 13 लिया होगा, ये पहला इसमें सही है 13। अब अगला इसके देखिए, अगला प्रश्न है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि 3x माइनस 30 और 2x प्लस 20, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, देन द वैल्यू। बहुत आसान, आप दो सप्लीमेंट्री एंगल वे होते हैं जिन दो सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 होता है। 3x माइनस 30 और प्लस 2x, तो ये ओरल ही कर सकते हैं आप इजीली। तो ये बराबर 180 होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल के लिए। तो 3 और 2 5x, और 30 और माइनस ये 10 इक्वल टू आपका 180, और यह हो गया 5x इक्वल टू 190, और x इक्वल टू हो गया 5 या 15 और 4, और x इक्वल टू 38। और 38 के बाद ये पूछ रहा है 2x माइनस 4 कितना हुआ, तो आप 38 दूना 76 माइनस 4 बराबर 72 इसका आंसर होगा। देखिए क्या चौथा इसमें विकल्प सही है, 37 का चौथा विकल्प इसमें सही है। अब इसके बाद देखिए अगला है एंगल पी एंड क्यू आर एंगल पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली 30 एंड 50 डिग्री। देखिए आप पी क्यू आर एकदम बिल्कुल बनाइए तुरंत, पी क्यू आर, और जो एंगल दिया है उसको लिखिए क्या क्या दिया है। ये दिया है कि एंगल पी एंड क्यू, एंगल पी और क्यू, पी कितना दिया है 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली है, यानी पी पहले है तो 30 इसको लिखिए, और ये आपका 50 है तो 50 लिखिए, ये दिया हुआ है। अब आसानी से इसको कर सकते हैं। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी एंड क्यू मीट एट पॉइंट, अब इसका बाइसेक्टर बनाएंगे और इसका बाइसेक्टर, और ये बाइसेक्टर है इसलिए ये चिन्ह लगा दीजिए कि बाइसेक्टर है। और बाइसेक्टर के बाद अब बाइसेक्टर हो जाएगा तो ये 15 डिग्री हो गया, और ये 25, 25 15 140, अरे 25 15 40, और ये जब तीसरे एंगल को निकालेंगे जहां ओ पर जो बन रहा है वो 140, क्योंकि ट्रायंगल के जो सम एंगल सम प्रॉपर्टी से जो इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है तो 140। तो इस प्रकार आपका आ गया पी ओ क्यू बराबर 140। अब देखिए क्या पूछ रहा है, देख लीजिए।
तो इसमें ये पूछा 2 एंगल पीओक्यू, तो 2 एंगल पीओक्यू माइनस 10, बहुत आसानी से ओरा लिख दो, 2 का 140 से मल्टीप्लाई और 10 को घटा दीजिए, 280 में से 10 गया बराबर 270। तो इस तरीके से आपका 270, ये दूसरा विकल्प इसका सही है। देखिए आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए which of the following measurement cannot form a side of right angle, बहुत आसान है, ये स्क्वायर पाइथागोरस ट्रिपलेट दिया है कि कौन पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। तो बड़ी संख्या का इसका देखिए, अब यदि याद आपको होगा तो देखिए 1 का, आप देखिए 20 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता ही है। तो ये तो फिर देखिए है, ये बिल्कुल है, ये उत्तर इसमें नहीं होगा। कौन नहीं है, ये पूछा कैन नॉट, यानी समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं बन सकती, ये ध्यान देना है। तो ये बंद हो जाएगा 4.56 7.5। अभी दशमलव वाली संख्या को छोड़िए, पहले आप इंटीजर में आसानी से निकलता है, उसको देखिए 12 का, इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है 16, 16 का वर्ग 256, 16 का वर्ग हो जाएगा 256 और 12 का वर्ग हो जाएगा 144 और फिर 8 का वर्ग। देखिए यही आपका आंसर होगा कि देखिए आ नहीं रहा, देखिए 4 4 8 और 14 6 20, 208 है 256 आ रहा है, ये इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए आपका उत्तर यही सही होगा। अब दशमलव की संख्याओं को टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद कौन सा, ये रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। रोटेशनल सिमेट्री जिसको 180 डिग्री घुमाने पर आपका सेम अल्फाबेट बने उसको कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री। और इसमें आप देखिए ई है, देखिए बहुत बढ़िया बनाया है, ये उत्तर इसका सही होगा। रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, नॉट है, इसलिए रोटेशनल सिमेट्री ई में नहीं होगा, उल्टा बन जाएगा। इसके बाद ये आसान क्वेश्चन था। अब हाँ देखिए, डायगोनल पी आर एंड क्यू आर पैरेललोग्राम पी क्यू आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इफ ओपी इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन आसान है, आपको एक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का कि डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट नहीं याद करना, बाइसेक्ट, जो बाइसेक्ट याद करेंगे तब ये आसानी से क्वेश्चन लगेगा। अब आपका पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है और ओपी ओपी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई और ओक्यू इक्वल टू 20, ओक्यू इक्वल टू 20 और इसमें क्यू आर 16, क्यू आर 16 और नहीं ओ आर 16 है, ओ आर सॉरी ओ आर 16 सेंटीमीटर ये है, ये 16 सेंटीमीटर है। अब आप ध्यान दीजिए OS इक्वल टू वाई प्लस 7, OS इक्वल टू वाई प्लस 7, तो ये जब इतना लिख देंगे तो आसानी से देखिए। और x प्लस वाई, अब आपको देखिए क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं तो OP बराबर OR, OP बराबर OR, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो OP बराबर OR, OP बराबर OR से आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 60। और इसी तरीके से OS बराबर आ जाएगा OS बराबर OP। ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है, तो इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और इस तरीके से आप y प्लस 7 इक्वल टू 20, तो देखिए y का वैल्यू आपका आ गया 13, जो ही y का वैल्यू 13 रखेंगे इसमें तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि यहाँ 7x माइनस वाई, इसी तरीके का ये बना रहा है। अलजेब्रा का नॉलेज ज्यादा, उनको ये लग रहा है कि अलजेब्रा का नॉलेज में आप लोगों को होना चाहिए, तभी ये कई क्वेश्चन में इसी तरीके से दे रहे हैं। और फिर पेपर भी साल जब कराया गया था तो इस तरीके के ही प्रश्न उसमें एकदम बिल्कुल आए थे। और ये वाई का वैल्यू कितना है 13, तो 7 3 21, 21 माइनस 13 इक्वल टू 8, तो ये आपका 8 आपका क्वेश्चन, ये 8 देखिए 8 होगा। इस तरीके से 7x माइनस वाई का वैल्यू सेंटीमीटर में कितना होगा 8, ये 41 का पहला
विकल्प सही है। अब इसके बाद किसी समलंब के परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः देखिए, ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा टिपिकल है। यह समलंब का परिमाप ए बी और सी डी, मान लीजिए यह ट्रेपेजियम है और इसका परिमाप दिया है, पेरीमीटर दिया है 52, यानी आपका, और इसमें देखिए एरिया दिया है। तो पहले तो एरिया का फार्मूला लिखिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फार्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये होता है। तो ये दिया है आपका कितना, देखिए इसमें दो चीज दिया हुआ है, क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल परिमाप लिखा है, क्षेत्रफल पहले देखिए ये, यानी 128, ये 128 लिखा है और परिमाप दिया है। तो परिमाप का मतलब ए बी प्लस सी डी प्लस बी सी और प्लस ए डी इक्वल टू कितना दिया है आपका 52 सेंटीमीटर। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ए बी और सी डी क्या है, यह सम ऑफ पैरेलल साइड, यह आप सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ए बी प्लस सी डी के स्थान पे क्या लिख देंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और बीसी और एडी क्या है, ये नॉन पैरेलल साइड है, यानी सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। नॉन, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं ट्रेपेजियम का पेरीमीटर सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, क्योंकि ट्रेपेजियम तो वही वह क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एग्जैक्टली वन अपोजिट साइड्स जो पैरेलल होता है, तो दूसरा अपोजिट साइड आपका ये नॉन पैरेलल है, तो ये इक्वल टू हो गया 52। अब इसमें इसी के रूप में इसमें दिया हुआ है आगे कि इसकी असमांतर भुजाओं का योग 20, तो असमांतर सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड 20। अब इसी से आपका आ जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड प्लस 20 इक्वल टू 52। अब यहां से आ जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड इक्वल टू 52 में से 20 घटा दीजिए 32। अब यहां रखेंगे तो 0.5 आ जाएगा, तो हाफ और सम ऑफ पैरेलल साइड देखिए यहां से 32, तो ये 32 और इनटू हाइट पूछ रहा है 120। अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया, 16 और h इक्वल टू हो जाएगा 128/16 तो 8। तो इस तरीके से 8 सेंटीमीटर इसका पहला, इसका भी 8, इसका भी 8, देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद आगे देखिए, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए ये आयताकार खेत का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, देखिए एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा आराम से निकाल सकते हैं। अब लेंथ फुल हो जाएगा 48, एरिया में जब ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार 8 सेंटीमीटर ये निकल गया आपने। तो इसके बाद इसकी एक व्यक्ति को 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से इस खेत की विकर्णता पार करना, विकर्ण दे दिया, यानी इसको कुछ और जानना चाहता है पाइथागोरस थ्योरम, और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है भी, 6 और 8 क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इसलिए डायगोनल इसका कितना होगा 10। अब 10 सेंटीमीटर की दूरी कितने समय में पार करेगा, तो आपका टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, विकर्ण डायगोनल को पार करना है 10 सेंटीमीटर, और स्पीड दिया 20 मीटर प्रति मिनट। 20, ये देखिए ये जो है आपका मीटर में दिया हुआ है, हाँ देखिए मीटर में कोई बात नहीं, देखिए मीटर में कर लीजिए सब। अब मीटर में दिया हुआ है 10 मीटर और ये 10/20, और ये किसमें आएगा प्रति मिनट, यानी ये मिनट में, और जबकि पूछा है किसमें आपका सेकंड में, तो मिनट को सेकंड में आसानी से कर सकते हैं, 1/2 मिनट, और 1/2 मिनट अब 30 सेकंड के बराबर होगा, ये 30 सेकंड। तो ये आपका दूसरा इसमें सही होगा 30 सेकंड। और 44, भुजाओं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर वाले 3 धातुओं के ठोस घनों को पिघलाकर एक अकेला ठोस घन बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने नए घन की भुजा। तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम है, इस पर ये क्वेश्चन है। तो आप घन का जानते हैं आयतन क्या होता है,
भुजा का घन, भुजा का घन यानी साइड का क्यूब करेंगे तो ये, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि जो सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है, तो सिंगल का मान लीजिए कि वो साइड एक्स है, तो एक्स का क्यूब जो सिंगल क्यूब बनाया गया, और कौन कौन इसमें शामिल है उनको उसका आप उनके वॉल्यूम को जोड़ दीजिए, 8 क्यूब, 6 क्यूब और 10 क्यूब। अगर 8, 6, 10 क्यूब, और इसको भी एकदम रटा रटा होना चाहिए, ये कितना आता है, लेकिन चलिए यहाँ कर लीजिए। 8 का क्यूब 512, 6 का क्यूब 216, 10 का क्यूब 1000, और तीनों का जब जोड़ेंगे तो ये 6 2 8, 8 और 5 और ये नहीं, 1 1 2, हाँ ठीक, और 5 2 7 और 1 1728, ये भी आपका परफेक्ट क्यूब नंबर, आपको याद होगा ये 12 का क्यूब है। तो किसका क्यूब है, ये 12 144 और 12 चौक 48, 12 चौक 48, हाँ ये 12 का है, तो ये यक्ष बराबर आ गया 12, यानी यही पूछा भी है 12 का क्यूब, तो ये 12 आपका उत्तर इसमें आ जाएगा, 12 होगा। तो ये भी प्रश्न अच्छा है। देखिए 45, the mean of the median and mode of observation 3061। अब देखिए इसमें भी आपको ये क्वेश्चन कराया गया है, ऐसा क्वेश्चन आया था किसी ईयर में, इसको सॉल्व कराते समय मैं बताया था आपको। तो मीडियन निकालने, सबसे पहले मीडियन निकालने के असेंडिंग ऑर्डर में लिखना आवश्यक है। पहले काउंट कर लीजिए कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और सबसे छोटी संख्या इसमें आपका 20। तो 20 पहले मीडियन निकालने का पहला स्टेप होता है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो पहला स्टेप मीडियन की कैलकुलेशन के लिए हम, तो पहला हो गया इसमें 20, 20 के बाद इसमें 26, और 26 के बाद 28, 28 20 हो गया, 26 हो गया, 28, 28 के बाद 30, ये 28 है 30, और 30 के बाद आपका देखिए इसमें 55, 55, 55, और 55 के बाद है आपका 56, 56 दो बार आया है, देखिए यहाँ 56 कितने बार आया है, 2 बार, ये हो गया 56, 56 2 बार लिख दीजिए, और इसके बाद 56, इसके बाद आपका 60 और 61, 60 और 61। अब देख लीजिए 10 हुआ कि नहीं, ये चेक कर लेना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये देखिए कोई छूट रहा है, तो देखिए 20 20 26 30 45, 45, तो 45 के बीच में आपका 30, ये 45 छूट रहा है, देखिए। अब 10 जो है, 10 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए अलग इसमें फार्मूला है, तो आपका मीडियन हो जाएगा, मीडियन पहले तो 10 क्या है, इवन नंबर, इसको आप दिमाग में नोट करिए क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर की स्थिति में मीडियन हो जाता है 10/2th टर्म होता है, 2th टर्म प्लस इसका अगला टर्म ले लेंगे, यानी अगला टर्म प्लस 1th टर्म, अब बाई 2, तो 10/2 5th टर्म, 1 2 3 4 5 45, और 45 का अगला तुरंत अगला ले लीजिए 55, और बाई 2 5 5 10 और 5 4, आपका 5 5 10 5 4 9 और 10 बाई 2, ये हो जाएगा 50। तो ये हो गया आपका मीडियन। तो मीडियन ही नहीं पूछा है, मीडियन फिर आपका मोड क्या होगा, 56 हो जाएगा, क्योंकि मोड जो है दो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है वही मोड होता है। तो मीडियन आ गया आपका 50 और मोड आ गया आपका 56। अब दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, 6 5 5 10, और दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो ये आ जाएगा मीन 53। तो ये हो गया मीन। तो आपका इस तरीके से आंसर इसका 53 का ये होगा, पहला आंसर इसका सही है 53। और इसके बाद देखिए, a card is drawn from a well-shuffled deck of playing cards. What is the probability that a card drawn is a 10 or a red king? तो आप ये ध्यान रखिए कि देखिए वास्तव में 4 सूट्स होते हैं आपका कार्ड में, जिसका
आपका कंपोजिशन इस तरीके से 1 to 10 होता है, और एक होता है किंग और एक क्वीन और जैक, और इस तरीके से इसमें भी 1 10 किंग क्वीन जैक 1 to 10 किंग क्वीन जैक और 1 to 10 किंग क्वीन जैक, 4 सूट्स होते हैं किसी भी आपके। अब इसमें देखिए ये दोनों, ये होता है रेड, इसमें डायमंड और हार्ट ये दोनों रेड होते हैं, और यह जो है होता है ब्लैक, ये ब्लैक का सूट होता है। तो इस तरीके से अब आप देखिए, अब जो पूछ रहा क्वेश्चन पर आइए। अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताशों की गड्डी में एक कार्ड निकाला जाता है, निकाले गए कार्ड की एक 10 या लाल बादशाह, दोनों की बात कर रहे हैं, एक 10 या लाल बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 1 से 10, अब देखिए एक गड्डी में एक कार्ड निकाला जाता है, एक कार्ड 10 हो तो 10 कुल कितने कार्ड होते हैं, आप देखिए इसमें भी 10, इसमें भी एक, तो 1 2 3 4 फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है। नंबर ऑफ कार्ड 10, ये हो गया 4। अब ये कह रहा है कि पहले आता था ना, और एक लाल बादशाह कुल कितने होंगे, किंग और किंग जैसे 2 होते हैं, 1 + 2, कुल टोटल कार्ड कितने हैं 52। इस प्रकार आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 6/52। तो ये देखिए आपका 2 3 और 2 6, 3/26 इसका आंसर होगा, 3/26। देखिए तो दूसरा इसमें सही है। अब इसके बाद 47, greatest number that divides 57 and 123 leaving respectively 7 and 5 as remainder is the greatest number that divides 87 and 123 leaving respectively 7 and 3 remainder is। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 87 और 123 को भाग देने पर क्रमशः 7 और 3 शेष बचे। इससे आप भाग देंगे तो ये तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए ग्रेटेस्ट नंबर, और वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है जिसको, तो आप इसका मान लीजिए 7, क्रमशः 7 और 3 बचे, तो आप देखिए 36 दूना 72, और ये इसमें वो भाग देने पर इसमें 7 बचना चाहिए और इसमें 3 बचना चाहिए, 40 दूना 80 और 80 एक, और फिर 80 से इसमें भाग देंगे तो 80 दूना 160 हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा बी, यानी ग्रेटेस्ट नंबर आपका 40। देखिए 87 में जब ग्रेटेस्ट नंबर से भाग देंगे तो देखिए 40 दूना 80, आपका 7 बच रहा है। और फिर इसी तरीके से 123, और इसी 4 विकल्प में आपको ग्रेटेस्ट नंबर देखना, ये आसानी से 40 या 120, तो ये हो गया आपका 3। इस प्रकार ये इसका आंसर 2। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ये आसान क्वेश्चन पूछा है, 0.4 बार प्लस 0.6 बार 0.6 बार, तो इसको आसानी से किया जा सकता है। तो इसे मैं एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ। 0x मान लीजिए 0.4444 इस तरीके से आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, और इसके बाद ये 4 पॉइंट, फिर इसमें 444 इस तरीके से माइनस करेंगे तो ये 9x = 4, तो x = 4/9, डायरेक्ट भी आंसर आप लिख सकते हैं 4/9। तो ये हो गया 4/9, ये 4/9, इस तरीके से ये 6/9, ये 10/9, और 10/9 को 1 होल 1/9, ये आंसर 1 होगा। तो ये आंसर होगा 1 होल 1/9। अब इसके बाद The difference between the largest and smallest fraction among, देखिए अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कौन सा, देखिए ये मार्जिन देख लेंगे आप, इसको तुरंत डेसिमल में चेंज करके आसानी से 1 2/7 और 3/5। तो पहला तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन तो सभी फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, तो 1। तो पहला आपको जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गया, लार्जेस्ट फ्रैक्शन वो हो गया 7 9/7, लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गया 9/7। अब इसमें अंश सम में देखें तो ये देखिए 0.6 है, ये कितना है 0.6, इजीली हो गया। ये 7 में जब 4 से आप 4 करेंगे, ये 7 डिवाइड करेंगे तो 0.5
5 और ये आपका आपका आ जाएगा 5 और फिर 7 7 जा लगभग 5 7 से ऊपर जा रहा है। देखिए 2 अंक, तो ये हो गया आपका 0.57। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए, आप देखें 16 25 80 10 हुआ और 10 फिर 100 16 छठे 96। अब देखिए 5.6, ये 5.6 हुआ 0.57, तो ये सबसे छोटा होगा। अब इसको लार्जेस्ट हो गया आपका 9/7 और सबसे छोटा हो गया 9/16। अब इसका एलसीएम 1 2 और ये हो जाएगा आपका 16 9 144 और ये हो गया 16 27 के बाद 7 9 63। 14 में से 4 में से 3 गया 1 और 14 में 6 गया 1 81/112। ये आपका हो गया ये, तो ये पहला जो है इसका ऑप्शन इसमें सही होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के वर्ग की इकाई का अंक उस संख्या की इकाई के अंक से 2 अधिक है। तो आइए हम ये देख लें कि 1 से लेकर वर्ग करने पर आपने इकाई का अंक लिखे, ये 1 हो गया, या 2 का आप 2 दूना 4 हो गया, 3 का ये फटाफट लिखते जाइए और इसको देखते जाइए। और 5 का वर्ग ये एक सेम अंक हो गया, 6 का वर्ग सेम अंक हो गया, 7 का वर्ग 9 हो गया 49, तो वही 8 का वर्ग आपका 4 हो गया 64 और फिर 9 का वर्ग 1। अब किसी में डिफरेंस 2 है, ये देख लीजिए, तो 2 और 4 इसमें डिफरेंस 2 है, तो एक ये हो गया। अब इसके बाद 3 का, ये 3 और 9 का डिफरेंस ज्यादा है, 4 और 6, ये एक ये हो गया 4 और 6 यानी 2 4 और ये 4 और 6। अब इसके बाद देखिए 5 दिया है, तो 5 आपका 2 है नहीं, यही आपका 6 का, ये भी 6 है, तो इससे कोई मतलब है नहीं। 7 9 में देखिए 7 9। और इसके बाद 8 और इस तरीके से आप देख लेंगे, अब उत्तर आपका आ रहा होगा। इसमें किसी संख्या के वर्ग के इकाई का अंक उस संख्या के इकाई के अंक से 2 अधिक है। 2 अधिक है, निम्न में से कौन सा संख्या वर्ग के अंक नहीं हो सकता? तो उत्तर क्या होगा? 5, क्योंकि 5 में 5 ही हो रहा है। देखिए इसमें डिफरेंस। अब 6 का वर्ग करेंगे तो आपका दिन कौन सा अंक वर्ग के वर्ग में नहीं हो सकता? तो 6 में देखिए, 6 में आया 4, 4 और 6, देखिए इसको देखिए 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है, और 6 के लिए आ गया 9 हो सकता है। अगर इसमें 9 भी देखिए, 9 भी दिया है, 4 भी दिया है, आपका उत्तर क्या होगा? 5, यानी 50 का पहला सही है, 50 का पहला इसमें सही होगा। और इसके बाद आपका देखिए अगला प्रश्न। अच्छा चलिए, हाँ अब आइए ये मैथमेटिक्स पेडागॉजी का क्वेश्चन। लिखित में से कौन सा गणित में विद्यार्थियों के आकलन का हिस्सा नहीं होना चाहिए? तो गणितीय तथ्यों का कारण देना, गणितीय पदों की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण कराना, गणितीय संबंधों को अमूर्तन के प्रयोग से समझना। गणितीय इसमें बहुत आसानी से ये दूसरा विकल्प जो है, कभी भी आपका रोट लर्निंग या पैरेट लर्निंग की बात नहीं किया जा रहा। पैरेट लर्निंग कहीं भी एनसीएफ का ये उद्देश्य नहीं है कि पैरेट लर्निंग रोट यानी रटंत बुद्धि पे आपको नहीं, इसमें कहीं भी गणित पढ़ाने का उद्देश्य नहीं हो सकता। तो ये आपका गणितीय पदों की परिभाषा का प्रत्यास्मरण करना। अब इसके बाद कह रहा है कि पहले भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने व्याख्या की कि एक राष्ट्रीय संख्या का वर्गमूल नहीं होता। अब इसमें देखिए ब्रह्मगुप्त पहले दिए थे। अब देखिए क्या आयोग इसका आंसर मानता है। बौधायन भी कुछ बात किए थे, लेकिन इसमें बौधायन आंसर हो सकता है। जो ये आप आयोग के दिए गए आंसर पर ये डिपेंड है। ब्रह्मगुप्त इसमें एक्चुअल आंसर ब्रह्मगुप्त होगा। किसी दशमलव संख्याओं 1.5 0.23 1.6 0.034 1.4 आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया, तब विद्यार्थी ने इस प्रकार का व्यवस्थित किया कि 0.23। अच्छा देखिए आप व्यवस्थित किया है 0.23 0.034 1.5 1.6 1.13। विद्यार्थी द्वारा किए गए उत्तर में कौन सा उपयुक्त है? विद्यार्थी क्यों इस तरीके का गलत उत्तर दिया? वास्तव में ये गलत है, क्योंकि आपका असेंडिंग ऑर्डर में इसमें तो कह रहा है असेंडिंग, हाँ आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है।
तो सबसे छोटा पहले लिखना चाहिए था, क्योंकि ये देखिए ये 0.034 को ये दूसरे नंबर पर रखा है। 1.5 1.6 देखिए 1.5 1.6 1.13 इस तरीके से देखिए 1.13 को सबसे बड़ा कर दिया है। देखिए 1.13 ये इसके नेचर पर ध्यान दीजिए, तब आपको आंसर। विद्यार्थी ने दशमलव संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके असावधानीवश अवरोही क्रम तो लिखा ही नहीं है, अवरोही भी नहीं लिखा है, क्योंकि आरोही अवरोही पढ़ने में जो गलतियां होती हैं उसको भी लड़के कर देते हैं, तो ये अवरोही क्रम में भी नहीं लिखा गया है, इसलिए यह उत्तर नहीं हो सकता। शिक्षिका को विद्यार्थी को दशमलव संख्याओं को क्रमबद्ध करने के नियमों को प्रत्यास्मरण की बात कर रहा है, फिर रोट लर्निंग की बात कर रहा है, डायरेक्ट लर्निंग की बात कर रहा है, इसलिए इसको भी उत्तर ये नहीं हो सकता। विद्यार्थी में उस दशमलव संख्या को बड़ा मानने की एक भ्रांति विकसित हो गई है जिसमें दशमलव भाग में अधिक अंक हो, तो दशमलव भाग में ये हो सकता है उत्तर इसका। दशमलव भाग में जो अधिक अंक है, दशमलव भाग का मतलब पॉइंट के बाद, तो इसमें देखिए 2 3 है और इसमें इस तरीके से ये उस विकास दशमलव संख्या को सही क्रम में व्यवस्थित किया, ये गलत उत्तर, सही क्रम में तो किया ही नहीं है। सही क्रम इसका क्या हो सकता है, आइए हम देखते हैं। तो 0.034 ये सबसे छोटा है। पहले देखिए जब भी दशमलव संख्याओं की तुलना किया जाता है तो दशमलव से पहले के अंक को देखिए, तो दशमलव से पहले अगर सब बराबर है तो कोई बात नहीं, तो दशमलव से पहले देखिए ये सब दशमलव के बाद दशमलव के पहले 1 1 1 है और यहाँ दशमलव के पहले 0 है, दशमलव के पहले 0। अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा दशमलव के ठीक बाद यानी 10th पोजीशन पे जो संख्या छोटी होती है वही संख्या छोटी होती है। तो यहाँ देखिए 0 है, यहाँ 10th पोजीशन पर क्या है, 0 है, ये सबसे छोटी। 0.23 उससे बड़ी। अब इसके बाद अब सब में 1.5 है, तो 1 सब में बराबर आ गया, दशमलव के बाद तुरंत देखिए तो इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 1 है, ये छोटा 1.13 और इसके बाद आपका 13 और 1.5, अब इसके बाद 1.5 और अंत में सबसे बड़ा आ जाएगा 1.6। ये आपका करेक्ट आंसर इसमें होना चाहिए था। अगर लड़का करता तो ये, तो विद्यार्थी ने दशमलव संख्याओं को सही क्रम में भी व्यवस्थित नहीं किया है, तो इस तरीके से आपका उत्तर इसमें ये होगा, ये भ्रांति। तीसरा इसमें 53 का तीसरा विकल्प सही है, 53 का तीसरा इसमें विकल्प सही होगा। 54 एक शिक्षक ने बच्चों को एक एक इकाई के 6 वर्ग काटने को कहा, फिर पूछा इन वर्गों का उपयोग करके आप और कितने विभिन्न आकृतियां बना सकते हो, सबसे अधिक परिमाप वाली कौन सी आकृति बनेगी। इस क्रियाकलाप का सबसे कम उपयुक्त उद्देश्य है। सबसे कम मतलब इसका सबसे ज्यादा उद्देश्य क्या हो सकता है उसको पहचानना है, और सबसे कम मतलब इसका उद्देश्य तो देखिए एक एक इकाई का 6 वर्ग, तो इसमें आपका सृजनात्मकता तो है, विश्लेषण भी है, ये तो आपका मतलब सबसे कम पूछा है, क्रियाकलाप का सबसे कम, ये सबसे अधिक उपयुक्त लग रहा है। बच्चों के क्षेत्रफल और परिमाप का अधिगम का आकलन करना, ये भी हो सकता है। याद किए हुए सूत्रों को एक नए संदर्भ में लागू करना, तो ये याद किए हुए सूत्रों को, ये आपका उत्तर इसका होगा, क्योंकि याद करने की बात की रही है। देखिए मैं यहाँ टू अप्लाई द फार्मूली लर्न इन ए न्यू कॉन्टेक्स्ट, तो ये आपका नहीं है। बच्चों को सामूहिक कार्य में संलग्न करना, बच्चों को सामूहिक कार्य में इंगेज चिल्ड्रेन इन ग्रुप वर्क, तो ये ग्रुप वर्क भी हो सकता है, ग्रुप वर्क सामूहिक कार्य से, लेकिन ये आपका तीसरा ज्यादा उपयुक्त तीसरा है, ये तीसरा इसमें सही हो सकता है 54 का थर्ड। अब इसके बाद देखिए ए चाइल्ड सॉल्व एन इक्वेशन x + 7 = 15i, देखिए x + 7 = 15 सॉल्व। देखिए ये भी प्रश्न आया था और मैं इसको बताया था कि इसका अल्टरनेट मेथड, जब भी बीजगणितीय समीकरण को सॉल्व करना, बीजगणितीय मतलब समीकरण को सॉल्व करना सिखाया जाता है, तो आप तराजू विधि से सिखाते हैं कि अगर इस पलड़े में लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई छेड़छाड़ करना है तो राइट हैंड साइड में भी छेड़छाड़ जरूर करना होगा, तभी पलड़ा दोनों इक्वल हो सकता है। तो अगर इस पलड़े में आपका इस पलड़े में अगर करना है, इस पलड़े में अगर चेंज करना है, इसमें भी चेंज करना है, ये तराजू का सिद्धांत,
आपका बीम बैलेंस के सिद्धांत से हमको बीजगणितीय समीकरण को सॉल्व करना होता है। और इस तरीके से इसमें अब आइए देखिए क्या उत्तर दिया है। इस बच्चे के सर्वोत्तम उपचारात्मक रिमेडियल, एकदम यही सेम क्वेश्चन था कि रिमेडियल टीचिंग का स्ट्रेटजी क्या होगा। तो बच्चे को सवाल सरल भाषा में समझाएंगे, बिल्कुल नहीं। वैकल्पिक बुद्धि का उपयोग करते हुए समता की अवधारणा की व्याख्या करें, ये इसमें सही होगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी यूजिंग अल्टरनेट मेथड। वो मेथड कौन होगा? बीम बैलेंस का सिद्धांत से बच्चे को जब हम उसको सॉल्व करना सिखाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चा उसको समझ जाए। क्योंकि देखिए वह इस पलड़े में तो कर दिया x प्लस 7 माइनस 7 15, इस पलड़े में छेड़छाड़ किया, लेकिन वही छेड़छाड़ अगर इसमें करना चाहिए था तो उसको इसमें करना चाहिए था, इसको कि आपका 15 माइनस 7 करना चाहिए, तब जाके दोनों पलड़ों में हम ये बीम बैलेंस के सिद्धांत को लागू करके तब बच्चे का कॉन्सेप्चुअल एरर की कर रहा है। ये क्या है? कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। और ये मिस्टेक कैसे दूर हो सकता है? वैकल्पिक विधि का उपयोग करते हुए समता की अवधारणा की व्याख्या करें, यानी बीम बैलेंस के सिद्धांत को बताने की आवश्यकता है। और इसके बाद है एनसीएम, राष्ट्रीय रूप से या के अनुसार अंकगणित बीजगणित के शिक्षण के दौरान कौन सा महत्वपूर्ण कौशल विकसित किए जाने चाहिए? संबंधों में पैटर्न खोजना, बिल्कुल। बीजगणितीय संख्याओं को याद करना, सही। आपका नोट मेमोरी पर एनसीएफ बल नहीं देता है, इसलिए संख्याओं के मध्य संबंध करना और बीजगणितीय संकेतन को लिखने का गहन अभ्यास करना, ये आपका हो सकता है। तो यानी ए बी, और आप इसको निकाल दीजिए। बीजगणितीय समीकरण को याद करना ये नहीं हो सकता है, इसमें लिखा है मेमोराइजिंग, मेमोराइजेशन की बात कर रहा है, तो इसको निकाल दीजिए। और ए सही है। और संख्याओं के मंद को संबंध रखना और बीजगणितीय संकेतन को लिखने का गहन अभ्यास करना, आपका ये अंग्रेज और बीजगणित के शिक्षण के दौरान ए और सी, इसमें मुख्य रूप से आपका ए और सी सही होगा, ए और सी। तो ये ए और सी, इसमें पहला जो ऑप्शन है वो सही होगा, 56 का 1, ए और सी। एप्लीकेशन है। अब इसके बाद कक्षा 8 में आकृतियां पढ़ाने के बाद, देखिए ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, ये भी बताया गया है। और पढ़ाने के बाद शिक्षिका ने ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बनाई, इनमें से कौन सा इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है? शिक्षिका ने अधिकतर पाठ्यक्रम पूरा करे तभी ये लेजर आवर का उपयोग नहीं हो सकता। आकृति वास्तुकला का एक अभिन्न अंग है और इस तरह की यात्राएं विभिन्न विषयों के संबंध को बढ़ाती है, ये उत्तर इसका सही होगा। इसमें दूसरा, यह गणित की कक्षा के नियमित शिक्षा से विराम होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीबीएसई की सिफारिश बिल्कुल नहीं। आपका यह 57 का जो सही है, 57 का दूसरा विकल्प सही। अब इसका 58, गणित की शिक्षिका उमा ने एक विद्यार्थी से पूछा कि बेलन के कितने किनारे होते हैं? विद्यार्थी ने उत्तर दिया 2। उमा को चाहिए कि वह सही उत्तर के लिए विद्यार्थी की प्रशंसा करे, बेलन की आकृति चापपट पर बनाए, उसके किनारे दर्शाए, विद्यार्थी के हाथों में बेलन दे और प्रश्न दोबारा पूछे, विद्यार्थी गलत उत्तर से दंडित करे। गलत उत्तर है ही नहीं है। जब उत्तर गलत नहीं तो सही उत्तर के लिए विद्यार्थी को प्रशंसा, बेलन में 2 किनारे होते हैं, आपका आराम से इसको सर्कुलर, तो इस तरीके से सही उत्तर के लिए विद्यार्थी की प्रशंसा करें। आसान सा क्वेश्चन करेंगे, करना टाइपिंग करेंगे। अब इसके बाद एक शिक्षक बच्चों को एक वर्गाकार ग्रिड पर बनी हुई छवि देते हैं, कहते हैं इसकी बड़ी और छोटी 5 छवियां बनाई जाए, जिनमें कौन सा गणित की कक्षा में यह क्रियाकलाप करने का उद्देश्य नहीं होगा? तो भिन्नों के अनुप्रयोग का अभ्यास प्रदान करने के लिए अंकगणित और ज्यामिति की एकीकृत करने का अवसर प्रदान करने के लिए समता और समानता की अवधारणा को प्रस्तुत करने के उद्देश्य नहीं होगा। ये देखिए, नहीं इसमें देखना, विभिन्न परिस्थितियों में अनुपात और समानुपात की अवधारणा को लागू करने के लिए ये पहला जो है भिन्न का, इसमें अवधारणा की कोई बात नहीं है। और 2 और 3 4 ये उद्देश्य हो सकता है, सिमिलरिटी का हो सकता है, क्योंकि ये मिनिएचर की बात कर रहा है, बड़ा रूप को छोटे रूप में बताना, ये सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट की भी बात कर रहा है, अंगणित और ज्यामिति की बात कर ही रहा है। और अनुपात और समानुपात, ग्रिड का मतलब ये स्क्वायर ग्रिड, इस तरीके से अब इसमें कोई आकृति बना दिया जाए और यह इस तरीके की बात कर रहा है और उस पर फिर छोटा छोटा बनाकर इसी की बात कर रहा है। देखिए ये
तो इस तरीके का क्या उद्देश्य हो सकता है कि इसमें पहला ये नहीं है, ये इसमें भिन्न की बात नहीं है। अब इसके बाद क्लोज एंडेड क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स डू नॉट प्रमोट। देखिए डू नॉट प्रमोट की बात कर रहा है, ये क्लोज एंडेड मतलब जिसका केवल एक आंसर होता है वो क्लोज एंडेड प्रश्न होते हैं, जिसका एक से अधिक आंसर होते हैं, जिसमें अधिक चिंतन की आवश्यकता होती है। तो बंद सिरे वाले प्रश्न का बढ़ावा कौन नहीं देता है, तो ये अपसारी चिंतन, ये जो आपका बंद सिरे वाले निगम को बढ़ावा नहीं देते हैं, ये इसका बढ़ावा नहीं देते हैं, आपका रचनात्मकता इसमें नहीं है, उच्च स्तरीय यानी ACD ये तीसरा विकल्प सही होगा। इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा ये नहीं देते हैं। बंद सिरे वाले प्रश्न किसका बढ़ावा नहीं देता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग के लिए ये क्लोज एंडेड होते हैं, और डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी और हाई ऑर्डर थिंकिंग ये इसका बढ़ावा ये नहीं दे सकते हैं, इसके लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए। इस तरीके से आपका आज का ये मैथमेटिक्स का पेपर जो आपका 31 से लेकर 60 तक, जिसमें मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स पेडागॉजी ये दोनों सम्मिलित होता है, मैं सॉल्व कराया। आप अपने उत्तर को मिला लीजिए और फिर आयोग के उत्तर की देखिए, इसमें निश्चित रूप से इसमें लगभग 100% बिल्कुल ये सही उत्तर है। थैंक यू।